अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। उजड़े हुए इस मकान के मुतालिक मशहूर था कि ये आसेफ ज़दा है। अगर ये मकान यूरोप में होता तो लोग कहते कि इसमें बदरूहें रहती हैं जो रात को मकान के अंदर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस घूमती फिरती या नाचती गाती हैं। लेकिन हमारी सरजमीन के आसेफ ज़दा मकानों में जिन और चुड़ैलें रहते हैं और ये मखलूक बदरूहों की तरह नज़र नहीं आती। अगर कोई इंसान इन्हें गलती से परेशान करे तो उस पर जिन्नात का कब्ज़ा हो जाता है। फिर जिन निकालने वाले आमिलों और शाह साहिबों की रोज़ी खुल जाती है। ये एक कस्बे की वारदात है। इस कस्बे की 3/4 आबादी हिंदुओं की थी, बाकी मुसलमानों की। चंद एक घर सिखों के भी थे। एक सुबह 3 मुसलमान थाने में एक रिपोर्ट लेकर आए। इनमें एक आदमी टाउन कमेटी का मेंबर था और 2 उसके महल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन थे। रिपोर्ट ये थी कि टाउन कमेटी के मेंबर का जवान बेटा, जिसकी उम्र 20 साल के लगभग थी, उस उजड़े हुए मकान में बेहोश पड़ा पाया गया। बच्चे उस मकान में खेलने के लिए जाया करते थे। बच्चे सुबह वहाँ गए तो एक आदमी को अंदर बरामदे में पड़े देखा। बच्चे डरकर अपने अपने घरों को भागे। इन घरों के आदमी बच्चों से सुनकर उजड़े हुए मकान को दौड़े। उन्होंने देखा कि जो कोई वहाँ पड़ा है वो जिंदा है। वो टाउन कमेटी के इस मुसलमान बेमरकत जवान बेटा था। उसे हिलाया मगर उसकी आंखें ना खुली। वो बेहोश था। उसके बाप को इत्तला दी गई। उसने भी आकर अपने बेटे को देखा। बाप अपने बेटे को वहाँ कैसे पड़ा रहने देता, लेकिन सबने उसे मशवरा दिया कि पुलिस को बुलाया जाए। बाप 2 आदमियों के साथ थाने आया। वो अधूरे अधूरे फिक्रे बोलता और बार बार कहता, मलिक साहब जल्दी चलिए, डॉक्टर को साथ लेकर चलिए। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। मैं खुद जल्दी में था। वो जो बेहोश पड़ा था मेरे पहुँचने तक मर भी सकता था। इंसानी हमदर्दी के अलावा मुझे नज़री बयान भी लेना था, वरना उसके मर जाने की सूरत में तफ्तीश मेरे लिए मुहाल हो सकती थी। मैंने उन तीनों से जो मालूमात लेनी थी ली और कागजी कार्रवाई उजलत में मुकम्मल करके चल पड़ा। जाकर देखा वो अभी जिंदा था और बेहोश। उसे इधर उधर करके जिस्म का नज़री मुआयना किया। सर की चोटी पर उभार था। यूँ समझिए कि ये चोट सर के पिछले हिस्से के ऊपर थी। सारे जिस्म पर एक ही चोट थी जो लाठी या डंडे की लगती थी। इसकी उम्र 20 साल के लगभग थी। जिस्म और जुस्से का अच्छा था। मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। इसे आप हमीद कह लें। इसे अस्पताल भिजवाया। कस्बे में एक सरकारी अस्पताल था जहाँ एक ही डॉक्टर था। पोस्टमार्टम भी यही डॉक्टर किया करता था और जख्मों और चोटों का मुआयना भी वही करता था। अदालत में इसकी रिपोर्ट और शहादत को काबिल एतमाद समझा जाता था। इस मकान की तशरीह ज़रूरी है। ये एक आबाद महल्ले में वाक़ था। बड़े दरवाजे के सामने से गली गुजरती थी। बाकी 3 अतराफ दूसरे मकान थे। ये उजड़ा हुआ मकान था। इसमें एक हिंदू खानदान आबाद था जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होता गया। 2 भाई बाकी रह गए थे। वो कारोबार के सिलसिले में दिल्ली चले गए और वहीं आबाद हो गए थे। मकान खासा फराग था। 3 अतराफ में रिहायशी कमरे और इनके सामने बरामदा था। एक तरफ ड्योढ़ी और रसोई वगैरह थी। सहन कुशादा था। सहन में 2 दरख्त थे, एक शहतूत और दूसरा नीम का। नीम का दरख्त बहुत पुराना था, इसलिए हर तरफ फैल गया था। उसका एक टहन बरामदे के मुंडेर से कोई 1 फीट ऊपर छत तक चला गया था। ये मोटा और मजबूत टहन था। मकान इतना कदीम कि बरामदों की छतें कहीं कहीं से झुक आई थीं। एक कमरे की छत गिरी हुई थी। ये पुराने ज़माने की तामीर थी जिसमें छतों के नीचे शहतीर इस्तेमाल होते थे। सारी छत लकड़ी की और उस पर मट्टी डाली जाती थी। कमरों, बरामदों और ड्योढ़ी में भी मलबे के ढेर पड़े थे। छतों पर जाले ऐसे जैसे पुराने कपड़े लटक रहे हों। मकान की अंदरूनी हालत डरावनी थी। इसके मुतालिक ये रवायत गलत नहीं मालूम होती थी कि इसमें जिन रहते हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ एक चुड़ैल भी देखी गई है। सिर्फ बच्चे खेलने के लिए या शहतूत खाने के लिए दिन के वक्त अंदर जाया करते थे और वालिदैन इन्हें अंदर जाने से रोकते थे। फर्श कच्चे थे, सहन कच्चा था, मट्टी ही मट्टी थी जिस पर पाँव के निशान साफ थे। जख्मी जहाँ पड़ा था वहाँ उन लोगों के खुरे थे जो जख्मी को देखने आए थे। इससे हटकर कुछ खुरे थे जो मेरी मदद कर सकते थे।
ये पुलिस का ही केस था। थाने में जब मुझे बताया गया था कि मकान आसिफ ज़दा है, तो मेरे ख्याल में ये आई थी कि हमीद नौजवानी के जोश में या किसी मकसद के तहत रात को मकान के अंदर गया होगा और डरकर बेहोश हो गया होगा, मगर उसके सर पर चोट बताती थी कि जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस सरजद हुआ है। कागजात तो मैं पहले ही तैयार कर चुका था। चूँकि खुरे मौजूद थे, इसलिए खोजी की ज़रूरत थी। वो 1 मील दूर के एक गांव में रहता था। उसे बुलाने के लिए कांस्टेबल को दौड़ाया। मैंने खुद खुरे देखने, जिसे खुरा उठाना कहते हैं, की कोशिश न की। मैं अपनी कहानियों में बता चुका हूँ कि खुरे उठाना एक मुश्किल और पेचीदा फन बल्कि एक साइंस है। मुझे तजुर्बा तो था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खोजी कहला सकता। बाज़ औक़ात एक पाँव के बमुश्किल 1.5-2 इंच के हिस्से का निशान देखकर खोजी बसूक से बता दिया करता था कि ये उसी पाँव का निशान है जिसका सालिम निशान पहले देखा गया है। हमीद ने स्लीपर पहन रखे थे। वो मैंने अपने पास रख लिए थे ताकि खोजी के लिए खुरा ढूंढने में आसानी रहे। मुझे ये तफ्तीश आसान नज़र आ रही थी क्योंकि हमीद को थोड़ी देर बाद होश में आ जाना था, या मुझे ये उम्मीद थी कि वो होश में आ जाएगा और बताएगा कि वो इस मकान में क्यों आया था और उसे किसने मारा है। मगर उसके होश में आने तक मैं तफ्तीश मुलतवी नहीं कर सकता था। मेरी आंखें मकान के बरामदों और कमरों में घूम फिर रही थीं और दिमाग सोच रहा था। हमीद नौजवान था और मकान खैराबाद, जिसमें लोग इसलिए नहीं जाते थे कि इसमें चुड़ैलें और जिन रहते हैं, इसलिए रात को कोई अंदर जाने की जुर्रत नहीं करता होगा। महल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन भी पूरे यकीन से कह रहे थे कि ये शरार की कारिस्तानी है। मैं अभी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं ये सोच रहा था कि ये नौजवान अकेला अंदर नहीं आया होगा, किसी के साथ आया होगा और आने का मकसद किसी न किसी बदमाशी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। मुझे ये इम्कान भी नज़र आ रहा था कि इसे गली में कहीं मारा पीटा गया और जब बेहोश हो गया तो इसे अंदर फेंक गए। इसकी वजह रकाबत भी हो सकती थी और ये भी कि इसने किसी की बहन या बेटी की इज्जत पर हाथ डाला होगा। अगर ये वारदात रात की थी तो चौकीदार से कोई सुराग मिल सकता था। उस वक्त कस्बों में सरकारी चौकीदार हुआ करते थे जो रात 9 बजे से सुबह अजान से ज़रा पहले तक गलियों में पहरा दिया करते थे। हर महल्ले में एक चौकीदार होता था जो आने जाने वालों को रोकता और देखता था कि कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। किसी महल्ले में चोरी डकैती की वारदात हो जाए तो चौकीदार शामिल तफ्तीश होता था। यह अंग्रेज़ों का इंतज़ाम था जिसकी बदौलत जुराइम खासे कम थे। कस्बों में उस दौर में सूरज गुरूब होते ही बाजार बंद हो जाते और चहल पहल ख़त्म हो जाती थी। किसी गली में कोई जा रहा होता तो वो चौकीदार की नज़र में रहता था। मैंने मुतालिका महल्ले के चौकीदार को और चौकीदारों के मेड को बुला लिया। सबसे पहले हमीद के बाप को अलग करके पूछताछ शुरू करने का इरादा किया। इतने में एक अधेड़ उम्र आदमी, जिसके चेहरे पर जवानी की रौनक अभी बाकी थी, मेरे करीब आया। आप इतने परेशान न हो, उसने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा। यह किसी इंसान का काम नहीं। मैंने लोगों से कह रखा है कि इस मकान के अंदर ना आया करें। यहाँ जिन्नात का एक बुजुर्ग रहता है, इसके साथ इसके मुरीद जिन भी हैं। बच्चों को ये कुछ नहीं कहते। बड़ी उम्र का कोई आदमी यहाँ आए तो उसे पहले तो हल्का सा धक्का लगता है। अगर वो बाहर ना निकले तो उसे जिस्म पर कहीं न कहीं ज़रब पड़ती है। इस लड़के के साथ ऐसे ही हुआ है। ये इतने ज़्यादा आदमी अंदर आ गए हैं। मैंने कहा, देखो ज़रा किस किस को धक्का लगाया या ज़रब पड़ी है। मैं रात की बात कर रहा हूँ, उसने कहा। रात को यहाँ अकेले आने की जुर्रत ना करें। आप कौन हैं? मैं हर किसी का खादिम हूँ, उसने दरवेशों के लहजे में जवाब दिया। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस उम्मत का भी खादिम हूँ जो इस मकान में रहती है। इस मखलूक की खिदमत करता हूँ और लोगों को इनसे बचाए रखता हूँ। फिर भी कोई इन जिन्नात की बेअदबी कर दे तो वो इंतकाम लेते हैं। मैं इनके कब्ज़े में आए हुए आदमी या औरत को छुड़ा लेता हूँ। मुझे सब मीर साहब कहते हैं। जिन चुड़ैल घोट पकड़ आसिफ का कब्ज़ा छुड़ा देता हूँ। आपसे फिर यही कहूँगा कि आप किसी जिन को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये काम मेरे हवाले करें, मैं आपको वो जिन हाजिर करके भी दिखा दूँगा। उसने और भी कई दलीलें देकर मुझे कायल करने की कोशिश की कि मैं तफ्तीश तर्क कर दूँ। मैंने उसे कहा कि मुझे कागज़ों का पेट भरना है।
کیونکہ انگریز بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے یہ کہہ کر اس سے گلو خلاصی کرائی کہ اسے بوقت ضرورت خدمت کا موقع دوں گا۔ میں نے محلے کے معززین سے اس کے متعلق پوچھا تو سب نے اس کا نام احترام سے لیا اور کہا کہ میر صاحب پہنچ والے عامل کامل ہیں۔ انہوں نے اس کی کرامات بھی سنائی۔ میں نے حمید کے باپ کو الگ کر لیا اور اس سے پوچھا کہ حمید کا چال چلن اور عام اخلاقی حالت کیسی تھی۔ باپ نے جواب دیا کہ اس کا چال چلن بہت اچھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے اخلاق پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس کا تعلق کسی عورت کے ساتھ تھا یا اس کا بیٹھنا آوارہ لڑکوں اور بدگماش لوگوں کے ساتھ تھا تو مجھے بتا دے، کیونکہ اس کے بیٹے پر ایک حملہ ہو چکا ہے۔ اگر میں نے اس کے دشمنوں کو نہ پکڑا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اگلے حملے میں قتل کر دیں۔ میں اس کی درپردہ زندگی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ باپ نے میری بات سمجھتے ہوئے کہا، اس کے متعلق جو کچھ جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں۔ میں اسے BA تک تعلیم دلانا چاہتا تھا۔ کالج میں داخل کروایا، وہاں ہاسٹل میں رہا، مگر FA کر کے تعلیم سے منہ موڑ گیا۔ اس کا رجحان کاروبار کی طرف ہے، لیکن توجہ نہیں دیتا۔ میرے پاس پیسہ ہے، اپنا کاروبار ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ کام کرتا ہے اور پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اسے دراصل شوق پہلوان بننے کا ہے۔ صبح اذان سے پہلے جاگ اٹھتا ہے اور چھت پر جا کر مالش اور ورزش کرتا ہے۔ اس نے مقدر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ شام کو اکھاڑے میں چلا جاتا ہے۔ ملنسار ہے۔ مجھ تک اس کی کبھی کوئی شکایت نہیں پہنچی، کبھی کسی کے ساتھ اس کے لڑائی جھگڑے کی خبر نہیں سنی۔ رات کو گھر سے کس وقت غائب ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ حمید الگ کمرے میں سوتا ہے، اس کے باپ نے جواب دیا۔ صبح ورزش کے لیے اٹھتا ہے، پھر ناشتے کے لیے ماں کے پاس باورچی خانے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ماں اسے دودھ، بادام اور مکھن کے پراٹھوں کا ناشتہ دیتی ہے۔ رات وہ اپنے کمرے میں سویا تھا، صبح ناشتے کے لیے نہ آیا۔ اوپر جا کر دیکھا، تیل کی شیشی چھت پر رکھی تھی، لنگوٹ بھی رکھا تھا، پر حمید وہاں نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسی وقت باہر نکلا ہوگا۔ باپ سے ہٹ کر میں نے محلے کے 3-4 آدمیوں سے حمید کے متعلق پوچھا۔ کسی نے بھی ایسی بات نہ کی جس سے مجھے اس کے چال چلن پر شک ہوتا۔ 2 آدمیوں نے کہا کہ لڑکا چال چلن کا صاف ہے، اس لیے یہ اکھاڑے کا شہزادہ بنے گا۔ ہندوؤں نے 2 لڑکے تیار کر لیے ہیں، ایک بزرگ نے کہا۔ ہم ان کے مقابلے میں حمید کو تیار کر رہے ہیں۔ یہاں اکھاڑا ہمیشہ ہندوؤں کے ہاتھ رہا ہے۔ حمید مسلمانوں کی آرزو پوری کر دے گا۔ ہندو پہلوانوں سے کبھی اس کی کشتی ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ حمید نے کبھی کسی ہندو پہلوان کو گرایا تھا؟ جی ہاں، 3 آدمیوں نے بڑے فخر سے بیک وقت جی ہاں کہا اور ایک نے سنایا، وہ 2 کو گرا چکا ہے، اب ہم اسے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں اتاریں گے۔ دراصل ملک صاحب، محلے کے بزرگ نے رازداری سے کہا، ہندو ہمارے لڑکے سے خار کھانے لگے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوؤں نے حمید کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو؟ میں نے ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں، سب نے بیک زبان لمبی سی ہاں کہی۔ یہ ہو تو سکتا ہے۔ ایک نے کہا، حمید اکھاڑے میں اترتا ہے تو ہندو اسے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اس صورت میں ہندو اسے قتل کر جاتے۔ میں نے کہا، وہ تو ڈنڈے یا لاٹھی کی ایک ضرب لگا کر چلے گئے۔ قتل؟ ایک آدمی نے طنزیہ کہا، اور ہندو کرتے؟ اس قوم میں اتنی جرأت کہاں؟ ان کی نیت قتل کی ہی ہوگی، مگر ایک ضرب لگائی اور گھبرا کر بھاگ گئے۔ مجھے اس سوال کا جواب کون دے سکتا ہے کہ حمید رات کو اس مکان میں کیوں آیا تھا؟ سب خاموش رہے۔ جناب بالا، میرے پیچھے کھڑے کسی آدمی نے کہا۔ میں نے ادھر دیکھا، وہ عامل میر صاحب تھا، جو مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ یہ کسی جن کی کارستانی ہے۔ اس نے کہا، میرے سوا آپ کو اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ نوجوان کسی عورت کے ساتھ آیا تھا تو یہ عورت انسان نہیں ہوگی، بلکہ عورت کے روپ میں جن ہوگا یا چڑیل۔ اس نوجوان نے نہ سمجھی میں جنات کی کہیں بے ادبی کر دی ہوگی۔ اللہ کرے لڑکے کو جلدی ہوش آ جائے۔ یہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اسے ایک عورت یہاں نظر آئی تھی، پھر معلوم نہیں کدھر سے اس کے سر پر چوٹ پڑی۔ وہ نہیں بتا سکے گا کہ اسے مارنے والا کون ہے۔ سب نے میر صاحب کی تائید کی اور مجھ پر زور دینے لگے کہ میں میر صاحب کی خدمات سے فائدہ اٹھاؤں۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ میں کھوجی سے زیادہ اس خبر کا منتظر تھا کہ حمید ہوش میں آ گیا ہے، مگر میں نے تھوڑی دیر پہلے جس آدمی کو اسپتال بھیجا تھا
वो खबर लाया कि हमीद अभी तक बेहोश है और डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर की रिपोर्ट ये थी कि सर के सिवा जिस्म पर कहीं भी जख्म या ज़र्ब का निशान नहीं। सर की चोट शदीद बताई गई और इस खतरे का इजहार भी किया गया कि खोपड़ी की हड्डी मजरूह या ज़रा सी शिकस्ता हो गई और दिमाग बुरी तरह मजरूह हो गया होगा। इससे ये था कि दिमाग से खून रिस रहा होगा। इस किस्म का खून जिस्म के अंदर ही रहता और मौत का बाइस बनता है। कस्बे के अस्पताल में खोपड़ी और इसके अंदर के मुआयने का कोई इंतज़ाम नहीं था। हमीद को 25 मील दूर ज़िले के अस्पताल में मुआयने के लिए भेजना था और डॉक्टर भेजने का इंतज़ाम कर रहा था। मुझे ये नुकसान नज़र आ रहा था कि हमीद बेहोशी की हालत में मर गया तो मैं सही बयान नहीं ले सकूँगा। मैंने डॉक्टर को तहरीरी पैगाम भेजा कि ज़ख्मी का नज़ई बयान अगर वो होश में आ जाए तो ज़रूर लिया जाए। ऐसे केसों में डॉक्टर पुलिस के कहने के बगैर भी बयान ले लिया करते थे। मुझे एक वारदात याद आती है। मेरे थाने में एक लाश आई जिसके जिस्म पर कुल्हाड़ियों के ज़ख्म थे। लाश के साथ डॉक्टर का कलम बंद किया हुआ नज़ई बयान भी था जिसमें मकतूल ने हमलावरों की मुकम्मल निशानदही बमे नाम के की थी। ये बयान इस तरह रिकॉर्ड हुआ कि डॉक्टर सिविल सर्जन देहाती इलाके की सरकारी डिस्पेंसरियों के दौरे पर था। एक खड्ड में ये जख्मी पड़ा नजर आया। डॉक्टर ने देखा कि वो सरगोशियों में बोल सकता है तो उसने पहला काम ये किया कि उसका बयान कलम बंद किया। इसके फ़ौरन बाद वो मर गया। डॉक्टर ने लाश उठवाकर थाने भेजी। फिर मैंने पोस्टमार्टम के लिए इसी डॉक्टर के पास भेज दी। मुझे हमीद के ज़िंदा रहने का इम्कान ख़त्म होता नज़र आने लगा और मैंने तफ्तीश पर यूँ तवज्जो मरकूज़ कर ली जैसे वो मर गया हो। तमाम आदमियों को मकान से बाहर निकाल दिया। मीर साहब आमिल वहीं रहा। मैंने उसे भी बाहर निकाल दिया। उन लोगों से कहा कि हमीद के गहरे दोस्तों को यहाँ ले आएं। मैंने खोजी को हमीद के स्लिप पर देकर उसे खुरे तलाश करने को कहा। खोजी ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं सोच में गर्क हो गया कि इस वारदात की तहरीक और पस मंज़र क्या हो सकता है। मैंने इस पर भी गौर किया कि हिंदुओं ने हमीद को ख़त्म करने की कोशिश इस इरादे से की होगी कि ये उनके पहलवानों को गिरा न दे। हिंदुओं की जहनीत जैसी आज है वैसी ही उस ज़माने में थी। हमेशा हिंदुओं के लिए नाकाबिले बर्दाश्त रहा है कि मुसलमान किसी भी मैदान में इनसे आगे निकल जाएं। मुसलमानों के कत्ल को हिंदू हमेशा जायज़ बल्कि काबिल फ़ख्र समझते रहे हैं। अगर ये वारदात हिंदुओं की ही थी तो मुझे इन सवालों के जवाब तलाश करने थे कि उन्होंने क्या झांसा देकर इसे इस मकान में बुलाया और उन्होंने इसे कत्ल क्यों नहीं किया। अगर इसे बेकार ही करना था तो इसकी एक टांग या एक बाजू क्यों न तोड़ दिया। झांसा एक ही हो सकता था। ये था कोई हिंदू लड़की। अगर ये हसीन चाल इस्तेमाल किया गया था तो ये मेरे लिए हैरान कुन नहीं था। मुसलमानों की तबाही के लिए हिंदुओं ने कई मौक़ों पर अपनी लड़कियां इस्तेमाल की हैं। मुझे ये लिखते लिखते 2-3 वारदातें याद आ गई हैं जो फिर कभी सुनाऊंगा। इस वारदात में अगर लड़की इस्तेमाल की गई थी तो उसका खुरा मौजूद होना चाहिए था। खोजी खुरा देख रहा था। मैंने खोजी को देखा। दूर से ही मुझे मालूम हो रहा था कि इसे कुछ नज़र आ गया है। वो ज़मीन पर झुका हुआ देख और नीम के दरख्त की तरफ बढ़ रहा था। दरख्त के करीब जाकर उसने ऊपर देखा, फिर जूती उतारी और दरख्त पर चढ़ने लगा। तने की शक्ल ऐसी थी कि चढ़ना उतरना मुश्किल नहीं था। वो तने पर चढ़ते हुए रुक गया और उस पर कुछ देखने लगा। फिर ऊपर चढ़ गया और इस टहन पर रुका जो मुंडेर की तरफ जाकर मुंडेर से आगे छत के ऊपर चला गया था। खोजी इस टहन पर खड़ा हुआ तो उसे ऊपर वाले एक टहन का सहारा मिल गया जिसे उसने पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता मुंडेर की तरफ जाने लगा। निस तक जाकर वो रुक गया और जिस टहन पर खड़ा था उस पर बैठ गया। वहाँ कुछ देखता रहा। उठा और टहन को गौर से देखता छत पर जा पहुँचा। वहाँ भी झुककर देखता रहा और परे हटते हटते मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मुझे बताया गया कि हमीद के 3 दोस्त बाहर मौजूद हैं। मैंने एक एक को अंदर बुलाया। हर एक ने हमीद के मुतालिक वही कुछ बताया जो मुझे पहले ही बताया जा चुका था। किसी लड़की के साथ उसके मरासिम नहीं थे, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। हिंदू पहलवानों के रवैये के मुतालिक उन्होंने बताया कि वो हमीद को अपना ऐसा खरीब समझते थे जो सबको गिरा देगा। हमीद गैर मामूली तौर पर ताकतवर और माहिर पहलवान है? मैंने पूछा। तीनों का जवाब एक जैसा था। वो इसे गैर मामूली तौर पर ताकतवर समझते थे। हिंदू भी कोई ख़ास पहलवान नहीं थे। चूँकि अखाड़े मौजूद थे
इसलिए कुश्तियों का भी रिवाज था। हिंदुओं का अखाड़ा अलग, मुसलमानों का अलग था। मैंने भी हमीद को देखा था, उसके जिस्म का मुआयना किया था। उसका जिस्म कटा हुआ था। मैंने उसके दोस्तों से पूछा कि वो हिंदुओं के साथ उठता बैठता था। उन्होंने बताया कि उठता बैठता था, लेकिन दोस्ती गहरी नहीं थी। मैंने इनसे बहुत कुछ पूछा, लेकिन मुझे कोई काम की बात मालूम न हो सकी। उन्होंने बताया कि हमीद दिलेर और जुर्रतमंद है। महल्ले के चौकीदार को बुलाकर पूछा कि उसने रात किसी को मकान के अंदर जाते या बाहर निकलते देखा था। उसने साफ जवाब दिया कि उसने किसी को नहीं देखा। चौकीदार इस अकेले मकान के पहरे पर तो नहीं था, उसे तो सारे महल्ले की गश्त करनी थी। खोजी छत से दरख्त पर आ गया और अब नीचे उतर रहा था। मैं दरख्त के करीब चला गया। एक औरत इस दरख्त से उतरकर नीचे आती है, खोजी ने कहा। उसने जूती छत पर उतार दी थी। जूती के साथ दरख्त से उतरना चढ़ना मुश्किल होता है। आइए आपको दिखाऊं। उसने दरख्त से पाँव के निशान दिखाने शुरू किए। ये नंगे पाँव के निशान थे जो दरख्त के तने से बरामदे की तरफ जा रहे थे। खोजी ने मुझे इसी पाँव के कुछ और खुरे दिखाए जो उल्टे थे, यानी वो बरामदे से दरख्त की तरफ जा रहे थे। मट्टी कच्ची थी, इसलिए खुरे साफ थे। आप दो चीज़ें देखें, खोजी ने कहा। ये जो खुरे दरख्त से बरामदे की तरफ जा रहे हैं, इनका दरमियानी फासला कम है। औरत आहिस्ता आहिस्ता चोरों की तरह जा रही है, मगर वापसी के खुरों का दरमियानी फासला ज़्यादा है। वो वापस तेज़ चलकर जा रही है या दौड़कर। खुरे तोड़ने की गवाही देते हैं। दूसरी चीज़ ये याद कर लें कि इस औरत के बाएं पाँव का तलवा ज़ख्मी है और ज़ख्म से खून निकल रहा है। आप दरख्त से बरामदे तक जाने वाले खुरे देखें। मैंने पाँव का हर एक निशान देखा। बाएं पाँव के हर निशान के अगले हिस्से, यानी उंगलियों से ज़रा पीछे एक निशान था। मैंने एक इस जगह से चुटकी भर मट्टी उठाकर सूंघी। मुझे ताज़ा खून की बू आई। मैंने 3-4 खुरों से इस मकाम की मट्टी उठाकर महफूज कर ली। बूट उतार दें, खोजी ने कहा। मैं आपको दरख्त पर चढ़ाकर छत पर ले जा रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा कि उसका पाँव कहाँ जख्मी हुआ है। मैंने बूट उतार दिए। उसने तने के पास खड़े होकर तने पर एक जगह उंगली रखी और कहा कि गौर से देखें। मैंने वहाँ लाल रंग का एक निशान देखा। उसने कहा कि ये औरत के पाँव का खून है। फिर उसने मुझे कहा कि ऊपर चढ़ते जाइए, आपको ऐसे और निशान मिलेंगे। मैं ऊपर चढ़ता गया। मुझे 3 जगह ऐसे निशान नजर आए। मैं टहन तक पहुँचा तो खोजी भी तने पर चढ़ाया। कहने लगा कि ऊपर वाले टहन को पकड़कर नीचे वाले टहन पर मुंडेर की तरफ चलते जाएं और नीचे वाली टहनी को देखते जाएं। मैंने ऐसे ही किया। टहन पर जगह जगह खुश्क खून के निशान थे, जो बड़े नहीं और इतने साफ भी नहीं थे कि गौर से देखे बगैर नजर आ जाते। इन्हें खोजी की या पुलिस की आंख ही देख सकती थी। खोजी टहन पर आ गया और मुझे आगे चलने को कहा। मैं इसके निचले तक पहुंचा तो खोजी ने मुझे रोककर कहा, टहन पर देखें, वहां से एक टहनी टूटकर गिर चुकी है। मैंने देखा, एक जगह से तकरीबन 2 इंच मोटी टहनी टूटी थी और वो जगह खुश्क हो गई थी, यानी वहां से टहनी को टूटे हुए खासा अरसा गुजर गया था। वहां टहनी का कोई 1.5 इंच टुकड़ा ऐसा रह गया था जो पेंसिल जितना मोटा था और ऊपर से कील की तरह नुकीला हो गया था। ये गोल नहीं था, इसके 3 कोने थे। मैंने इसकी नोक देखी, खून से सुर्ख थी। मैंने टहन पर बैठकर देखा, यह खूनी था या खून हो सकता था। मुझे ये सेरियोलॉजिस्ट के पास भेजकर रिपोर्ट लेनी थी कि ये खून इंसानी है या किसी जानवर का। खोजी के कहने पर मैं टहन पर आगे चलता छत पर चला गया। खोजी भी छत पर आ गया। छत पर चूंकि साल हर साल से लिपाई नहीं हुई थी, इसलिए इसकी हालत वही थी जो देहाती इलाकों की किसी पगडंडी की होती है। मट्टी उखड़ी हुई थी। वहाँ से स्लीपरों के निशान फसील की तरफ जा रहे थे। इन्हीं में गड़बड़, इन्हीं स्लीपरों के निशान फसील से मुंडेर तक आ रहे थे। औरत जूती उतार कर दरख्त के जरिए नीचे गई है, खोजी ने कहा। वापिस आकर इसने फिर जूती पहनी और चली गई। ये निशान पुराने नहीं, 10-12 घंटे पहले के हैं। हवा ने अभी इन पर मट्टी नहीं डाली। मैं फसील तक गया जो इसी मकान की थी। जगह जगह से ईंटें गिरी हुई थीं। अगले मकान की छत इस मकान की छत जितनी ऊंची थी, लेकिन इस पर ताज़ा लेप था। मैं खोजी के साथ इस छत पर गया। खोजी को भी कोई निशान नजर न आया। उसने कहा कि वो जो कोई भी थी, इस छत से दबे पाँव गुजरी है। अगर नंगे पाँव होती तो यहाँ भी खून के निशान होते। ये इसी घर की हो सकती थी जिसकी ये छत थी।
میں نے اس گھر کے آدمیوں کو اوپر بلایا۔ یہ مسلمانوں کا گھر تھا۔ آدمیوں میں ایک بوڑھا اور ایک لڑکا تھا۔ ایک بوڑھی عورت بھی آ گئی۔ اپنی چھت پر پولیس کو دیکھ کر وہ سب گھبرا گئے۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دیا اور بوڑھے کو الگ لے جا کر کہا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مجھے صرف یہ بتا دے کہ اس گھر میں کتنی عورتیں ہیں۔ یہی ایک عورت ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ میری بیوی ہے، میری بہو بھی ہے۔ وہ 15-16 دنوں سے اپنے میکے میں ہے، 2-3 مہینے وہیں رہے گی کیونکہ اس کا پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے والدین نے کہا تھا کہ لڑکی پہلی زچگی ان کے ہاں گزارے گی۔ رات تمہیں چھت پر کسی کے چلنے کی آواز نہیں سنائی دی؟ نہ جی، اس نے جواب دیا اور اپنی بیوی اور لڑکے کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، رات تم نے کسی وقت چھت پر کسی کے پاؤں کی آواز سنی تھی؟ دونوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ بوڑھے نے بہو کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس کی تصدیق میرے لیے مشکل نہیں تھی۔ غریب سا یہ بوڑھا جھوٹ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے آگے ایک اور مکان تھا جس کی چھت اسی مکان کے برابر تھی، یہاں بھی تازہ لیپ تھا۔ ہم نے اس پر جا کر دیکھا، پاؤں کا کوئی نشان نہ ملا۔ یہ قدرے چھوٹا مکان تھا۔ اس گھر والوں کو بلایا تو ایک عورت اوپر آئی، میرے سامنے آ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی عمر 30 سال سے 2-4 سال اوپر ہوگی، ابھی جوان تھی اور اس کی شکل و صورت اچھی تھی، رنگ نکھرا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ گھر میں اور کوئی عورت ہے یا کوئی جوان لڑکی؟ صرف میں ہوں اور میرا خاوند، اس نے جواب دیا۔ خاوند کہاں ہے؟ دکان پر۔ مجھے اس عورت پر شک سا ہونے لگا۔ میں نے الگ لے جا کر اس کے دونوں پاؤں دیکھے، ان پر کوئی زخم نہیں تھا۔ کھوجی نے اس کا پاؤں غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر سر کا اشارہ کیا کہ یہ وہ پاؤں نہیں ہیں۔ کھوجی کو اس کی جوتی دکھائی۔ اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر اس جوتی کے نشان نہیں تھے۔ اس مکان سے آگے کوئی مکان نہیں تھا، خالی جگہ تھی اور اس مکان کا دروازہ خالی جگہ کی طرف تھا۔ دائیں اور بائیں طرف گلیاں تھیں۔ میں نے دونوں طرف منڈیر سے جھک کر دیکھا۔ سیڑھی کے بغیر اوپر چڑھنا ممکن نہیں تھا، کم از کم کوئی عورت ان دیواروں سے نہیں چڑھ سکتی تھی۔ میں نے اس مکان کی سیڑھیاں دیکھیں۔ میں نیچے جا کر مکان دیکھنا چاہتا تھا لیکن اکیلی عورت کے ساتھ نیچے جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے خاوند کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا اور اس عورت سے پوچھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک بھی بچہ نہیں، شادی کو 13-14 سال گزر گئے تھے۔ اس سے یہ بھی پوچھا کہ اس نے رات چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹیں سنی تھیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں سنی۔ اس کا خاوند تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ میں اسے کچھ دیر تو دیکھتا ہی رہا۔ وہ چھوٹے ناٹے سے قد بُد کا گول مٹول آدمی تھا۔ بڑے ہوئے پیٹ اور موٹاپے نے اسے کارٹون بنا رکھا تھا۔ گردن تھی ہی نہیں، چہرہ فٹ بال کی طرح گول اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ خوبصورتی بدصورتی اللہ کی دین ہے۔ میں اس شخص کے موٹے اور بھدے جسم پر طنز نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ شخص اس عورت کے قابل نہیں تھا۔ عورت کے جسم میں چہرے مہرے کی طرح کشش تھی۔ اس جوڑ نے میرے دل میں عورت کے خلاف شک گہرا کر دیا۔ میرے سامنے آ کر وہ بہت گھبرایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس پر یا اس کی بیوی پر کوئی شک نہیں، ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت اس چھت سے گزر کر اجڑے ہوئے مکان میں گئی ہے۔ میرے کہنے پر وہ مجھے نیچے لے گیا۔ میں نے مکان کے صحن اور باہر والی دیوار اور سیڑھیوں کو غور سے دیکھا۔ عورت سے کہا کہ اپنی تمام جوتیاں دکھائے۔ اس نے 3 جوڑے دکھائے۔ وہ سلیپر نہیں تھے جن کے نشان اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر دیکھے گئے تھے۔ مجھے اس کے خاوند سے اس کے متعلق کچھ پوچھنا تھا مگر اس موقع پر پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دونوں کو پوری تسلی دی کہ وہ ڈرے نہیں، ان کے خلاف کوئی شک نہیں، یہ صرف تفتیش ہے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ذرا ہنسی مذاق کر کے ان کی گھبراہٹ دور کر دی۔ چھتوں اور نیم کے درخت کے راستے۔ ہم اجڑے ہوئے مکان میں آ گئے۔ میں نے ایک چھوٹی کلہاڑی منگوائی اور درخت پر چڑھ گیا۔ وہ نوکیلی لکڑی وہاں سے اکھاڑی اور ٹہن اور تنے پر جہاں جہاں خون کے نشان تھے وہاں سے چھلکے اتار لیے۔ اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا۔ میں نے مکان پر ایک کانسٹیبل کا پہرہ لگا دیا اور محلے کے 3 معزز افراد کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ اسپتال سے پھر وہی خبر آئی کہ حمید ابھی تک بے ہوش ہے۔ اس کے پیٹ میں نلکی کے ذریعے دودھ ڈالا گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ڈاکٹر اسے رات کی گاڑی سے 25 میل دور ضلع کے سول اسپتال میں بھیج رہا تھا۔ میں نے معززین سے کہا، آپ سب کہتے ہیں کہ لڑکا شریف ہے اور آپ اسے ہندوؤں کے مقابلے میں اکھاڑے کے لیے تیار کر رہے تھے،
इस लड़के पर किसी दुश्मन ने हमला किया है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वारदात में कोई हिंदू लड़की इस्तेमाल नहीं की गई। वारदात वाले मकान में एक लड़की आई थी। जाहिर है यह हमीद के लिए आई थी। इस लड़की के किसी भाई या बाप ने देख लिया और हमीद के सर पर डंडा मारा। भाई या बाप ने वहीं या घर ले जाकर लड़की को ज़रूर मारा पीटा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लड़की जिधर से आई थी उधर को अकेली गई। मैं आपको एक इशारा ये देता हूँ कि इस लड़की या औरत का पाँव, बायां पाँव उंगलियों से नीचे यानी कि पंजे से जख्मी है। मैं ये नहीं बता सकता कि उसने पाँव पर पट्टी बांधी है या नहीं, पाँव बहरहाल जख्मी है। मैं घर घर जाकर हर एक औरत या जवान लड़की के पाँव नहीं देख सकता। ये काम आप अपनी ख़वातीन से करा सकते हैं। आपकी बीवियां हैं, बहुएं हैं और बेटियां हैं, ये सब दूसरे घरों में जाती रहती हैं। इन्हें एतमाद में लेकर कहें कि वो वारदात वाले मकान के इर्द गिर्द के घरों में जाएं और देखें कि किसी औरत का बायां पाँव इस जगह से ज़ख्मी है जो मैंने आपको बताई है, मुझे फ़ौरन इत्तला दें। मैंने इन्हें ये भी कहा, कोई थानेदार मेरी तरह किसी शहरी को तफ्तीश के सिलसिले में यूँ एतमाद पे नहीं लिया करता जिस तरह मैंने आपको लिया है। आप सब मुसलमान हैं और हैसियत वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। अगर आपने कुछ छुपाने की कोशिश की तो आपको एक नुकसान तो ये होगा कि मैं आपके खिलाफ शहादत छुपाने के जुर्म में कार्रवाई करूँगा। दूसरा नुकसान ये कि कल आप में से किसी के बेटे या बेटी पर ऐसा ही हमला होगा तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। अपनी ख़वातीन से भी कहें कि ये राज किसी को ना बताएं जो मैं बता चुका हूँ। ये सोच लें कि मैंने आपको ये राज देकर कि मुतालिका लड़की या औरत का बायां पाँव ज़ख्मी है, ये ख़तरा मोल लिया है कि आप में से कोई साहब ऐसी लड़की को देखकर उसे शहर से बाहर भेज देंगे। लेकिन ये ना भूलें कि मुझसे राज लेकर सब एक ख़तरे में आ गए हैं। आप आनत जुर्म के मुजरिम होंगे। आप हम पर एतमाद करें, हम पूरी मुखबिरी करेंगे। हम हिंदुओं में रहते हैं जी, हम मुसलमान थानेदार की पूरी मदद करेंगे। हमारा बस चले तो हम इस लड़के के दुश्मन को बांधकर आपके पास लाएंगे। सब ने मुझे ताउन और राजदारी का यकीन दिला दिया। मैंने इस इम्कान को नज़रअंदाज कर दिया था कि हमीद को हिंदुओं ने लड़की का झांसा देकर इस मकान में बुलाया और उसे मारा है। ये सामने आ गया था कि लड़की छत की तरफ से नीम के दरख्त के ज़रिए मकान में आई और इसी रास्ते से वापस गई। वो इन दो मकानों में से किसी एक में आई और इसकी सीढ़ियों से ऊपर गई। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये लड़की इन मकानों में से किसी एक के बाहर सीढ़ी लगाकर ऊपर गई होगी। उन दिनों आधी रात के बाद चांद निकलता था और चांदनी बड़ी शफाफ थी। मुझे इन दोनों घरानों के मुतालिक बताएं जो वारदात वाले मकान से मुल्हिक हैं। मैंने इन तीन मोअज़्ज़िज़ीन से पूछा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दो के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बताया कि पहला घर जो बूढ़े और बूढ़ी का है वो गरीब और शरीफ घराना है। मोटे और नाटे खामिद और उसकी बीवी के मुतालिक उन्होंने कोई अच्छी बात न की। खामिद की छोटी सी दुकान थी। वो अक्ल का भी मोटा और बीवी के हुजूर में दस्त बस्ता खड़ा रहने वाला खामिद था। बीवी के इशारों पर नाचता था। बीवी के मुतालिक इन मोअज़्ज़िज़ीन ने ये तो ना बताया कि बदचलन है या किसी के साथ उसकी दर पर्दा दोस्ती है। इस किस्म की राय दी कि औरत चालाक है। चूँकि इसकी औलाद नहीं इसलिए फारिग रहती और गांव में घर घर घूमती फिरती है। जिंदा दिल और दिलेर औरत है और खामिद का इस पर इख्तियार और काबू नहीं है। मेरी सारी बातें सुनकर इन तीनों ने मुझे कहा कि आप पुलिस और कानून की सोच पर चल रहे हैं, मगर ये न भूलें कि मकान आसेब और शरार वाला है। मीर साहब ने आपको सब कुछ बता दिया है। वो मालूम कर लेंगे कि इस मकान में हमीद क्यों गया था और जन्नात ने उसके साथ क्या सलूक किया है। मीर साहब ने हमें कहा था कि हम आपको रोकें, वरना ख़तरा है कि ये जन्नात बिगड़ गए तो आपको भी और महल्ले वालों को भी परेशान करेंगे। आप मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी कार्रवाई करके अपनी ड्यूटी पूरी कर सकूं। मैंने कहा, मैं अंग्रेज़ों का मुलाजिम हूँ जो जन्नात को नहीं मानते और जिनके सामने मीर साहब की कोई हैसियत नहीं। मैं मीर साहब से ज़रूर मशवरा करूँगा, इन्हें यहाँ बुलाऊँगा, लेकिन मैंने आपके सुपुर्द जो काम किया है ये ज़रूर करें। मोअज़्ज़िज़ीन को फारिग करके मुखबिरों को बुलाया। इन्हें बहुत सी हिदायत दी। हमीद के मुतालिक मालूम करना था कि इसकी दर पर्दा दोस्ती किसी लड़की के साथ है। ये तो मुझे महल्ले के आदमियों ने यकीन के साथ बताया था कि लड़का शरीफ है, मगर मैं अब ये तस्लीम नहीं कर रहा था।
कि इसकी तरपरदा जिंदगी में किसी लड़की का दखल नहीं। मुखबिरों से ये भी कहा कि ये ज़रूर मालूम करने की कोशिश करें कि हिंदुओं के साथ हमीद की दोस्ती है या दुश्मनी। दूसरे दिन खून वाली मट्टी जो खुरों से उठाई थी और नीम के दरख्त के छिलके और नोकदार टुकड़ा सेरियोलॉजिस्ट के नाम पार्सल कर दिया। 2-2:30 बजे इन मोअज़्ज़िज़ीन में से जिन्हें मैंने रात एतमाद में लिया था, एक मेरे पास थाने में आया और मुझे बताया कि महल्ले में एक जवान खूबसूरत और गैर शादीशुदा लड़की है। इसे कोई 2 माह से घोट या पकड़ का दौरा पड़ता है। आमिल ने कहा है, यानी कि मीर साहब ने, कि ये जिन है। उसे तीसरे चौथे रोज़ दौरा पड़ता है। मीर साहब को बुला लिया जाता है। जिन उनके साथ बातें करता है। आपको शायद मालूम होगा कि जिन बातें किस तरह किया करता है कि जिन जिस इंसान में दाखिल होता है वो इंसान बोलता है। ये इंसान इस तरह बातें करता है, इसने हमारी बेइज्जती भी की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, वगैरह वगैरह। इस आदमी ने बताया कि ये जिन मीर साहब के काबू में नहीं आ रहा। वो 15-20 मिनट लड़की पर कब्जा रखता है और बड़ी अच्छी बातें करता है। उससे मुस्तकबिल की कोई बात पूछो तो बिल्कुल सही बताता है। वो सबके नाम भी जानता है। औरतें उसके पास आइंदा की बातें पूछने जाती हैं। आज सुबह मेरी बीवी इस लड़की के घर गई तो लड़की घर के कामकाज में लगी हुई थी। उसने कहा, मैंने बीवी से कहा था कि दूसरे के घरों में जाकर देखे कि किसी औरत या लड़की का पाँव जख्मी होगा। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि इस लड़की ने बाएं पाँव पर पंजे के करीब पट्टी बांध रखी थी। मेरी बीवी ने इससे पूछा कि पाँव को क्या हुआ है। उसकी माँ ने जवाब दिया कि कल सुबह बहुत सवेरे उठकर नंगे पाँव सहन में चली गई, एक कील इसके पाँव में उतर गई। आपको ये तो मालूम नहीं होगा कि आमिल दौरे की हालत में क्या करता है, मैंने पूछा। औरतें बताती हैं कि लड़की जिस कमरे में होती है इससे सबको बाहर निकाल देता है, उसने जवाब दिया, और दरवाज़ा बंद कर लेता है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलता है, फिर सबको उसके साथ बातें करने की इजाज़त देता है। इस लड़की की कहीं मंगनी हो गई है, मैंने पूछा, और कहा, आपको शायद मालूम ना हो, हर घर की ज़रा सी बात पूरे महल्ले को मालूम होती है। उसने कहा, उसकी मंगनी हो चुकी है। दौरे इसके बाद शुरू हुए हैं, ये मैं आपको पूछकर बताऊंगा, उसने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि दौरे बाद में शुरू हुए हैं। मेरी बीवी और बेटी अफसोस किया करती हैं कि इन दौरों की वजह से लड़की की मंगनी टूट जाएगी। आप जानते हैं कि ऐसे खतरनाक रोग वाली लड़की को कौन कबूल करता है। आप लड़के को तो नहीं जानते होंगे जिसके साथ मंगनी हुई है। वो इनकी करीबी रिश्तेदारी का लड़का है, उसने कहा, हमारे महल्ले में रहता है। कैसा है? लड़की के मुकाबले में कुछ भी नहीं, उसने जवाब दिया। लड़की खूबसूरत है और लड़का मरियल सा और सांवले रंग का है, वैसे भी ढीला ढाला सा है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये कोई जोड़ नहीं? बिल्कुल नहीं जी, उसने कहा, लेकिन उनकी बिरादरी में और कोई लड़का जवान नहीं और ये लोग बिरादरी से बाहर लड़की देते नहीं। मैंने ऐसी 2-4 कहानियाँ सुनी थी जिनमें खूबसूरत लड़कियाँ, बदसूरत मंगेतर, दौरों और आमिर का जिक्र था। ऐसी लड़की में दाखिल होने वाला जिन ये कहा करता है कि अगर इस लड़की ने इस लड़के के साथ शादी की तो मैं लड़के का कलेजा मुंह के रास्ते निकाल दूंगा। इसका नतीजा ये होता है कि लड़के वाले मंगनी तोड़ देते हैं। मुझे मीर साहब आमिर की बातें याद आने लगी जो उसने एक रोज़ पहले मुझसे की थीं। उसने कहा था कि हमीद को कोई जिन यहाँ ले आया। जिन लड़की के रूप में था। हमीद लड़की की तरफ चला तो उसके सर पर चोट पड़ी। उसने ये भी कहा था कि आप किसी जिन को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये काम मुझे करने दें, मैं इस जिन को हाजिर भी कर दूंगा। मैंने उसकी हर बात जहन में ताज़ा की, बात करने का अंदाज़ याद किया। वो इस कोशिश में था कि मैं तफ्तीश तर्क कर दूं। मैं इन आमिलों, शाह साहिबों और जिन निकालने वालों की असलियत से आगाह था। आज भी देहाती इलाकों में हिस्टेरिया और मिर्गी को लोग जिन और शरार कहते हैं और लोगों को पसमानदगी और जहालत में रखकर न सिर्फ उनके गाढ़े पसीने की कमाई लूटते हैं बल्कि उनकी सीधी सादी ख़वातीन की इज्जत के साथ भी खेलते हैं। मेरी समझ में अभी ये बात नहीं आई थी कि ये लड़की वारदात वाले मकान में गई थी तो क्यों गई थी? क्या हमीद से मिलने गई थी? क्या वो हमीद को चाहती है? ये मुझे नज़र आने लगा था कि उसे दौरे जो पड़ते हैं ये मंगनी तुड़वाने का एक बहाना है और आमिल इस ड्रामे में शामिल है। मगर हमीद के सर पर ज़रब किसने लगाई? क्या ये कोई रकीब था? क्या ये इस लड़की का मंगेतर था
मेरे ज़हन में ये ख़्याल भी आया कि सर्प लगाने वाला कोई जिन ही न हो। मैंने इस किस्म की बातें सुनी भी थीं कि एक आदमी गलती से किसी आसेब ज़दा जगह चला गया तो उसके मुंह पर बड़े ज़ोर का थप्पड़ पड़ा या उसे ऐसा धक्का लगा कि औंधे मुंह गिरा। लड़की का जख्मी पाँव मुझे शक में डाल रहा था। मेरे पास इसका तो कोई सबूत नहीं था कि उसका पाँव नीम के दरख्त से उतरते जख्मी हुआ है। लड़की के पाँव के निशान देखने थे, मुझे तफ्तीश करनी थी। सोच सोच कर मैंने खोजी को बुलाया। वो मेरे कहने पर अलग सुबह थाने में आ गया था। मैंने उसे कहा था कि तफ्तीश ख़त्म होने तक सारे दिन थाने में रहा करे। उसे कहा कि एक लड़की के पाँव और उसकी जूती को देखना है, लेकिन उसे और उसके घर वालों को पता न चले कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। खोजी को मैंने सब कुछ समझा दिया। मैंने वर्दी उतार कर प्राइवेट कपड़े पहने और खोजी को साथ लेकर लड़की के घर चला गया। उसका घर उस मकान से ज़रा सा ही दूर था जहाँ मोटा खामिद और उसकी खूबसूरत बीवी रहती थी। लड़की के बाप ने मुझे पहचान लिया। खुशकिस्मती से खोजी को न पहचान सका, वो डर गया। मैंने उसे कहा कि मैं थानेदार की हैसियत से नहीं आया, बल्कि मैं ये सुनकर आया हूँ कि लड़की के पास जब जिन आता है तो ग़ैब की बातें बताता है। मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो तो दौरे के दौरान बताती है, बाप ने कहा और उसके आंसू निकल आए। कहने लगा, लड़की की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन इस मुसीबत ने मंगनी खटाई में डाल दी है। मैं मंगनी करके बहुत खुश था कि ये फ़र्ज़ अदा हो गया है, मगर लड़के वाले 2 मरतबा कह चुके हैं कि वो मंगनी तोड़ देंगे। मैं उनकी मिन्नत समाजत करके कहता हूँ कि मीर साहब ने यकीन दिलाया है कि जिन जल्द ही निकल जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। मीर साहब ने कभी आपके साथ मंगनी कायम रखने या तोड़ने की बात की है? मैंने एक शक की बिना पर यह सवाल किया। वो तो ये कहते हैं कि ये मंगनी तोड़नी पड़ेगी, उसने जवाब दिया। मीर साहब ने यह भी कहा है कि तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है और ये जिन इस पर आशिक हो गया है। चूँकि जिन और इंसान की शादी नहीं हो सकती, इसलिए जिन लड़की की शादी अपनी पसंद के लड़के के साथ कराएगा जिनको ये लड़का पसंद नहीं, जिसके साथ लड़की की मंगनी की गई है। लेकिन साहब, बिरादरी का मामला है, मंगनी टूट गई तो मैं दूसरा लड़का कहाँ से लाऊंगा? दौरे मंगनी से पहले शुरू हुए थे ये बात में। मंगनी से कोई 1 हफ्ता बाद। मैंने खोजी के मुतालिक उसे कहा, ये मेरे दोस्त हैं। मैंने इन्हें बताया कि यहाँ एक लड़की पर एक जिन आता था जो ग़ैब की बातें बताता है। ये जिनसे बातें करना चाहते हैं। ये जिन्नात को हाजिर करते हैं और जिन निकालते भी हैं। आप लड़की को बुलाएं। मुसीबत का मारा बाप अपनी बेटी को ले आया। लड़की वाकई खूबसूरत थी। उसके बाएं पाँव पर 2 इंच चौड़ा कपड़ा बंधा था और उसने स्लीपर पहन रखे थे। खोजी ने बड़ी अच्छी अदाकारी की। लड़की को सामने बिठाकर कुछ पढ़ा, फिर उसकी आंखें अपनी उंगलियों से खोलकर फूंके मारी और कहा, पाँव का चक्कर है, एक मुट्ठी मिट्टी या रेत ले आएं। खोजी ने लड़की के बाप से कहा। बाप दौड़ा गया और बाहर से मट्टी उठा लाया। खोजी ने मट्टी फर्श पर रखकर फैलाई और इसे हमवार किया। फिर लड़की से कहा कि स्लीपर समेत पाँव मट्टी पर रखो। लड़की ने पाँव रखा और खोजी के कहने पर पाँव उठा लिया। खोजी ने मट्टी को गौर से देखा, फिर मट्टी पर हाथ फेरकर लड़की से कहा, अब स्लीपर उतार कर पाँव मट्टी पर रखो। लड़की ने ऐसा ही किया। खोजी ने फिर मट्टी को गौर से देखा। खोजियों में ये वस्फ होता है कि एक खुरे को बड़े लंबे अरसे तक याद रखते हैं। उसने मेरी तरफ देखा, ज़रा सा मुस्कुराया और सर का इशारा करके बोला, ठीक हो जाएगी मलिक साहब। मैं इशारा समझ गया। मैंने लड़की के बाप से कहा कि अब लड़की को दौरा पड़े तो मुझे इत्तला देना, मैं इन्हें लेकर आ जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि ये जिन मीर साहब के कब्जे में नहीं। मैंने इस जिन को पहचान लिया है, खोजी ने कहा, निकल जाएगा। बाहर आकर खोजी ने कहा, मकान में और छत पर इसी लड़की के खुरे थे। अभी आप मालूम करें कि ये वहाँ क्या लेने गई है। मैंने थाने में जाकर एक कांस्टेबल को भेजा कि आमिर को बुला लाए। आमिर को आने में देर न लगी। वो ऐसे अंदाज से आया जैसा मेरा पीरो मुर्शिद हो। उसके हाथ में तस्बीह थी और कोई विर्द कर रहा था। मेरे दफ्तर में आकर मुझ पर फूंक मारी, फिर एक ही जगह घूमकर कमरे में हर तरफ फूंकें मारी। मेरे कहने पर वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया और फिर जारी रखा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा। उसने फिर जारी रखा। उसके होंठ हिलते रहे और उसने सर के इशारे से मुझे बताया कि ज़रा इंतज़ार करो। मैं इंतज़ार करता रहा। 2-3 मिनट बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, फिर मुंह पर हाथ फेर कर बोला, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जिन्नात में बाज़ शैतान होते हैं
और अक्सर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। उसने तस्बीह, विर्द, फूंकों और दुआ से जो तासुर पैदा कर दिया था, उसे नज़रअंदाज करने के लिए लोहे के आसाब, बल्कि लोहे से ज़्यादा मजबूत ईमान की ज़रूरत होती है। हमारे लोग इल्म से बेबहरा और जज्बाती होते हैं, इसलिए वो इस तासुर को फ़ौरन कबूल करके हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मैंने भी मीर साहब से बात करने में झिझक सी महसूस की, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि मुझे तफ्तीश का फ़र्ज़ अदा करना है, वरना नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। इसके अलावा मेरे दिल में कुछ शकूक भी थे। मीर साहब आमिल ने मालूम नहीं क्या विर्द वजीफ़ा किया था। मैंने दिल ही दिल में 3 दफ़ा पढ़ा, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। मीर साहब, मैंने पूछा, वो लड़की मंगनी तुड़वा कर किसके साथ शादी करना चाहती है? मैंने नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दीं। मुझे उसके चेहरे का मुताला करना था। ये एक पेचीदा फ़न था जिसकी मुझे महारत दिखानी थी। मैंने उसके चेहरे पर हल्की सी तब्दीली देखी, जैसे उसने अपने ऊपर विजदानी सी कैफियत तारी करके छुपाने की कोशिश की। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के राज हैं, उसने जवाब दिया। ये राज मुझे मालूम हो जाएगा। लड़की पर जो जिन फरिफ्ता हो गया है, ये वारदात वाले मकान में रहता है? मैंने पूछा। ये भी एक राज है, उसने आंखों में खुमार का तासुर पैदा करते हुए कहा। किसी वक्त ये भी बता देंगे। क्या ये सही है कि ये जिन मुस्तकबिल और गैब की बातें बताता है? बिल्कुल बताता है, उसने जवाब दिया। ये बताएगा कि हमीद इस मकान में क्यों गया था और उसके सर पर डंडा किसने मारा था। आपने मेरी बात मानी नहीं, उसने कहा। ये तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। आप अपनी तफ्तीश बंद कर दें, जिन्नात नाराज़ होते हैं। मैं कुर्सी से उठा और उसके करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर आहिस्ता से उसका मुंह अपनी तरफ किया। मीर साहब, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप इस लड़की से मुआवजा नकद ले रहे हैं या किसी और सूरत में? वो चौंका और उसने मुझसे आंखें चुराने की कोशिश की। मीर साहब, मैंने कहा, आप थाने में एक थानेदार के सामने बैठे हैं, कोई जिन आपको मुझसे छुड़ाने नहीं आएगा। अगर आप जिन हाजिर कर सकते हैं तो यहाँ एक जिन हाजिर करें जो मेरे सर पर डंडा मारकर आपको यहाँ से उठा ले जाए। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं जनाब? उसने खिसियाना सा होकर कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बड़ी साफ किस्म की बातें कर रहा हूँ जनाब, मैंने उसे कहा। दोस्तों की तरह समझने की कोशिश करेंगे तो जनाब की समझ में आ जाएंगी। अगर जनाब हेरा फेरी करेंगे तो मैं पुलिस का ख़ास तरीका इख्तियार करूँगा। बड़े बड़े डाकू भी यहाँ बोल पड़ते हैं। आप तो कुछ भी नहीं। 5 मिनट में आपके अंदर का जिन भाग जाएगा और आप मेरे कदमों में सर रख देंगे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं जनाब, उसने कहा और अब उसकी घबराहट नुमायां हो गई थी। मैंने आपको बिल्कुल सही समझकर बुलाया है। मैंने कहा, आप बहुत बड़े मुजरिम हैं, मेरे मज़हब के भी मुजरिम, मुल्क के कानून के भी मुजरिम। देखो, मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ, शराफत से बता दो कि लड़की हमीद को चाहती है। वो फटी फटी नज़रों से मुझे देखता रहा। वो उस मरियल और काले कलूटे मंगेतर से मंगनी तुड़वाना चाहती है ना? मैंने उसे झंझोड़ कर कहा। वो खामोश रहा। मैंने ज़ोर से हाथ मारकर उसकी पगड़ी उतार दी। उसके बाल कंधों तक लंबे थे। मैंने सर पर हाथ रखकर उसके बाल मुट्ठी में लिए और उठकर बाल इतनी ज़ोर से खींचे कि वो दर्द से दांत पीसता हुआ उठा। मैं तुम्हें इसी तरह बाजार और गलियों में घसीटूंगा, मैंने कहा। जिन लोगों में तुम मीर साहब बने हुए हो, उनके दरमियान बिठाकर तुम्हारी असलियत दिखाऊंगा। मुझे इस शख्स पर बहुत गुस्सा था। ये अल्लाह का कलाम पढ़कर फरेबकारी कर रहा था। मैं मुल्क के हर एक कामिल और पीर के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकता था। ये मेरे हाथ आ गया था। इसे मैं अपने हाथों सज़ा देना चाहता था। यहीं बताओगे या दूसरे कमरे में ले चलूं? मैंने उसके बाल और ज़ोर से खींचे और कहा, इस कमरे से निकलोगे तो आईने में अपनी सूरत नहीं पहचान सकोगे। आप मुझे बदनाम तो नहीं होने देंगे? उसने इल्तिजा के लहजे में पूछा। अगर सच बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत कायम रहेगी, मैंने झूठा वादा किया। ये लड़की हमीद को नहीं चाहती, उसने कहा। उस लड़के का नाम असलम है जिसे वो पसंद करती है। इस शख्स ने साफ अल्फाज में बता दिया कि एक औरत ने उसे इस लड़की के मुतालिक कहा था कि लड़की की मंगनी ऐसे लड़के के साथ हो गई है जो इसे बहुत बुरा लगता है और वो किसी और को चाहती है। ये मुझे इस आमिल से पता चला कि ये तावीज़ देता और टोने भी करता था। लड़की उससे कोई ऐसा टोना या जादू कराना चाहती थी जिससे मंगनी टूट जाए और इसकी पसंद के लड़के के साथ शादी हो जाए।
आमिल ने इस औरत से कहा कि वो लड़की से कहकर अपने ऊपर पकड़ की कैफियत तारी कर ले। उसने औरत से ये भी कहा कि वो लड़की को अपने घर बुला ले ताकि आमिल इसे ट्रेनिंग दे देकर ये कैफियत किस तरह तारी की जाती है बता दे। ये वही औरत थी जिसका खामिद मोटा भद्दा और गोल मटोल था। उसका घर वारदात वाले मकान से दूसरा था जहाँ मैं गया था। ये औरत पहले रोज़ ही मुझे मशकूक नज़र आई थी। आमिर मीर साहब ने मुझे बताया कि औरत खिलाड़ी है, दिल जोड़ने और तोड़ने की माहिर है। ये इसका मशगला है और पैसे कमाने का ज़रिया भी। इसका खामिद सुबह सवेरे दुकान पर चला जाता और शाम के बाद घर आता था। पीछे ये औरत घर में अकेली रहती और उसका ज़हन शैतान की वर्कशॉप बना रहता था। इसने आमिल और लड़की को अपने घर में इकट्ठा कर लिया। आमिल ने लड़की को ट्रेनिंग दे दी और मश्क भी कराई। लड़की के वालिदैन खुशहाल थे। उसने घर से चुराए हुए पैसे आमिल और इस औरत को दिए और आमिल से भी इस औरत ने कमीशन वसूल की। लड़की ने अपने घर जाते ही आमिल की कराई हुई रिहर्सल के मुताबिक अपने आप पर हिस्टेरिया जैसी कैफियत तारी कर ली। हाथ पीछे को मोड़ लिए, आंखें बहुत ज़्यादा खोल लीं और कुर्राने के लहजे में बोलने लगी, इसे नहीं छोड़ूंगा, सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। इसके घर वाले डर गए। फ़ौरन मीर साहब को बुलाया। उसने जाकर अपना अमल किया और घर वालों को बताया कि लड़की पर जिन का कब्जा हो गया है। फिर तीसरे चौथे रोज़ लड़की और आमिल ये नाटक खेलने लगे। लड़की चूँकि महल्ले की हर औरत को जानती थी, इसलिए दौरे के दौरान जो औरत उसे देखने आती, लड़की उसका नाम लेकर उसके घर के हालात बताती। मीर साहब दौरे के दौरान कमरे में से सबको बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लेता और कुछ वक्त लड़की के साथ तन्हा गुजारता। उसने लड़की के वालिदैन को बता दिया कि लड़की पर ये जिन आशिक हो गया है और वो लड़की की शादी अपनी पसंद के आदमी से कराएगा। आमिल ने लड़की के मंगेतर के वालिदैन से भी कह दिया था कि इन्हें मंगनी तोड़नी पड़ेगी वरना इनके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। लोग इंसानों पर जिन्नात के कब्जे को मानते थे और मीर साहब की करामात के भी कायल थे, इसलिए किसी ने भी शक न किया कि ये नाटक खेला जा रहा है। मीर साहब लड़की के घर से नकद भी वसूल करता रहा और खातिर व मदारात भी कराता रहा और लड़की अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए इसे अलग पैसे देती थी। उसने मीर साहब से वादा किया था कि उसकी शादी उसकी पसंद के मुताबिक हो गई तो वह इसे इनाम देगी, जिसमें ज़ेवरात में से भी एक चीज़ होगी। अब इन्हें जिनकी ज़बान से ये कहना था कि लड़की की शादी फलां लड़के से की जाए। मैंने उसकी ये कहानी सुनकर पूछा कि हमीद का इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक़ है और उस पर किसने हमला किया और क्यों किया है। इसके मुतालिक मुझे कुछ भी मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। लड़की ने इसका कभी नाम भी नहीं लिया था। मैंने आपको बता दिया है कि जिस लड़के को वो चाहती है उसका नाम असलम है। हो सकता है कि असलम और हमीद की आपस में रकाबत हो। मेरा मसला ज्यों का त्यों रहा। मुझे तो वारदात के मुतालिक ही मालूम करना था। मीर साहब के इनकार को मैंने इसलिए कबूल कर लिया कि उसने अपना आप बेनकाब कर दिया था। वारदात के मुतालिक इसे वाकई कुछ भी मालूम नहीं होगा। लड़की असलम से मिलती होगी? मैंने पूछा। मिलती होगी, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि कहाँ मिलती है, उसने जवाब दिया। मैंने उसे थाने में बिठाए रखा और उसे असलम का घर मालूम करके एक कांस्टेबल को उसे बुलाने को भेजा। एक और कांस्टेबल को मोटे नाटे की बीवी को थाने लाने को भेजा। थोड़े थोड़े वक्फे से दोनों आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने मीर साहब को भी थाने में बैठे देख लिया। मैंने औरत को आसान शिकार समझकर अंदर बुला लिया। तुमने मीर साहब को और असलम को थाने में देख लिया है? मैंने उसे कहा, तुम औरत ज़ात हो और थाने में हो, झूठ बोलोगी तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। मीर साहब सब कुछ बता चुका है, इसी की निशानदही पर तुम्हें और असलम को बुलाया है, अपनी ज़बान से बता दो। उसने मुझे ज़्यादा परेशान न किया। मीर साहब ने जो इकबाली बयान दिया था वही उसने सुना दिया और ये भी बता दिया कि वो मीर साहब से क्या इनाम लेती थी, बल्कि वो शख्स को ब्लैकमेल भी करती रही थी। उसने नई बात ये बताई कि असलम और लड़की के दरमियान वो राब्ते का काम करती थी। इन दोनों की मुलाकातें बहुत ही कम होती थीं। लड़की असलम के घर उसकी बहन के पास जाती थी और बहन चूँकि दोनों की मोहब्बत से वाकिफ़ थी, इसलिए इधर उधर हो जाया करती और वो दोनों चंद मिनट इकट्ठे बैठ लेते थे। पैगाम रसानी का काम ये औरत करती और असलम से पैसे लिया करती थी। असलम इस औरत के पीछे पड़ा रहता था कि वो लड़की को अपने घर बुलाए, वो आ जाएगी। औरत ऐसा करने से डरती थी। महल्ले में हर कोई था और दिन के वक्त इसके घर औरतों का आना जाना लगा रहता था। रात उसका खामिद घर में होता था। लड़की की भी यही फरमाइश होती थी। अल्लाह
अपने गुनहगारों को गिरफ्त में लेने का जब हुक्म देता है तो गुनहगारों की अकल पर पर्दा पड़ जाता है। औरत ने दोनों को ये मशवरा दिया कि वो इस उजड़े हुए मकान में मिलें रात को। वक्त सुबह की अजान से कुछ पहले का रखा गया, क्योंकि इस वक्त चौकीदार चले जाते हैं और सब गहरी नींद सोए हुए होते हैं। असलम को मकान में दरवाजे की तरफ से दाखिल होना था। लड़की को औरत ने बताया कि वो उसके घर दबे पाँव आ जाए, उसे दरवाज़ा खुला मिलेगा। अपने खामिद के मुतालिक उसने बताया कि इस वक्त गहरी नींद सोया हुआ होता है। औरत ने लड़की को मकान में उतरने का ये रास्ता बताया कि उसके मकान की सीढ़ियों से ऊपर जाए और छतों से दबे पाँव गुजरकर वारदात वाले मकान की उस छत तक जाए जहां नीम के दरख्त का टहन छत पर आया हुआ था। मेरे पूछने पर इस औरत ने बताया कि इस रास्ते वो पहले 2 लड़कियों को इस मकान में उतार चुकी थी और ये मुलाकातें कामयाब रही थीं। प्रोग्राम के मुताबिक लड़की आ गई। औरत ने इससे ज़रा देर पहले अपने मकान के दरवाजे की जंजीर खोल दी थी। उसने लड़की को छत पर चढ़ा दिया। वो खुद अपनी छत पर खड़ी रही। लड़की गई और थोड़ी ही देर बाद घबराई हुई वापस आई। औरत ने इससे पूछा कि असलम आया था। लड़की जवाब दिए बगैर इसकी सीढ़ियाँ उतर गई। सुबह महल्ले में शोर उठा कि उजड़े हुए मकान में एक आदमी पड़ा है। कोई कहता था कि बेहोश है, कोई कहता लाश है। बाद में पता चला कि हमीद था। तुमने इस लड़की के यहाँ जाकर इससे पूछा होगा कि मकान में क्या हुआ था? मैं गई थी, उसने जवाब दिया। लड़की ने मुझसे पूछा कि तुम्हें यकीन है कि मकान में हमीद पड़ा था, असलम तो नहीं था? मैंने उसे बताया कि लोग हमीद का नाम ले रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि वहाँ हुआ क्या था, तो उसने डरते हुए लहजे में कहा कि वहाँ कोई और आदमी था। मैं उसे देखकर भाग आई थी। फिर वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगी कि मैं किसी से बात ना करूं। इस औरत से कुछ और बातें पूछकर इसे अलग कमरे में बिठा दिया और असलम को बुलाया। उसकी घबराहट का तो ये आलम था कि साफ नजर आ रहा था कि सर से पाँव तक कांप रहा है। उसका मुंह खुला हुआ था और होंठ भी कांप रहे थे। अगर मैं ज़रा सी रोबदार आवाज़ में बोलता तो वो बेहोश होकर गिर पड़ता। इसे नॉर्मल हालत में लाने के लिए मैं हंस पड़ा और उसे कहा, असलम मैं इंसान हूँ, तुम तो यूँ डर रहे हो जैसे मैं कोई जिन भूत हूँ। मैंने तुम्हें गिरफ्तार तो नहीं कर लिया। बैठ जाओ और होश ठिकाने रखो। मुसलमान नौजवान को इतना बुज़दिल नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी वैसी हरकत अगर तुमसे हो भी गई है तो मैं संभाल लूँगा। मुझे सच सच बता दो कि हमीद को किसने मारा है और ये किस्सा क्या है? पता नहीं, कुरान मेरे सर पर रख दो। अल्लाह की कसम, वो यकलक फट पड़ा। लेकिन फिक्रा कोई भी पूरा नहीं बोलता था। हकला रहा था और यूं तेज़ी से हकलाते हुए बोल रहा था जैसे मशीन गन फायर हो रही हो। आराम आराम से यार, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा। मैं तुमसे जो पूछूं इसका जवाब देते जाओ। इस लड़की के साथ तुम्हारी मोहब्बत है? हाँ जी, उसने झेंप कर कहा। तुम्हारी मुलाकातें इस उजड़े हुए मकान में हुआ करती थीं? नहीं जी, उसने जवाब दिया। वो कभी कभी मेरे घर आती थी, लेकिन अब तुम इसे मकान में मिलने गए थे। मुलाकात नहीं हुई थी, उसने कहा और एक ही सांस में बेशुमार कस्में खा गया। सुनो यार, मैंने उसे कहा और झूठ बोला। तुम तो शायद मर्द ही नहीं हो। तुमसे तो ये लड़की दिलेर है जिसने हर एक बात खुलकर बता दी है। मोटे की बीवी ने भी कुछ नहीं छुपाया। तुम खुद ही सारी बात सुना दो। उसने इसकी तस्दीक की कि लड़की के साथ उसकी मोहब्बत है। कभी लंबी मुलाकात नहीं हुई। आमिल मीर साहब उससे पैसे लेता रहा है और इसके एवज मीर साहब ने उससे वादा किया था कि वो लड़की की शादी उससे करा देगा। पैगाम रसानी ये औरत करती थी। असलम और लड़की की ज़िद पर औरत ने इनकी लंबी मुलाकात का इंतज़ाम किया, जो ये औरत मुझे तफसील से सुना चुकी थी। उन्होंने जो वक्त मुकर्रर किया था उस वक्त असलम घर से निकला, लेकिन कुछ देर हो गई। वक्त अजान से ज़रा पहले का मुकर्रर हुआ था, मगर वो उस वक्त उजड़े हुए मकान के दरवाजे पर पहुंचा जब अजान हो रही थी। चांदनी बहुत शफाफ थी। असलम ने सुनाया। मैंने मकान के दरवाजे में डरते डरते कदम रखा तो अंदर से एक आदमी दौड़ता हुआ ड्योढ़ी में आया। मैं एक तरफ तो हो गया, लेकिन वो आदमी तेज़ी से मेरे करीब आ गया। मैं उससे छुप न सका, वो भी रुक गया। चांदनी उस पर पड़ रही थी। पहचानने में कोई मुश्किल पेश न आई। वो मीर साहब थे। उनके हाथ में कोई लाठी या डंडा या इसी किस्म की कोई और चीज़ थी? मैंने पूछा। वो याद करने लगा और बोला, उनके हाथ में वही काला डंडा था जो हर वक्त उनके हाथ में रहता है। मुझे याद आ गया कि मैंने जब भी मीर साहब को देखा यह खूबसूरत डंडा उसके हाथ में होता था। अब थाने में भी ये डंडा उसके पास था।
میں نے एक कांस्टेबल से कहा कि मीर साहब से डंडा ले आओ। कांस्टेबल डंडा ले आया। मैंने गौर से देखा, ये 1.5-2 इंच मोटा और गज भर लंबा डंडा शाहबलूत की लकड़ी का था। खरात पर गोल किया हुआ था और इस पर काला चमकदार रंग किया गया था। दोनों सिरों पर तकरीबन 3-3 इंच लंबी पीतल की शामें चढ़ी हुई थीं। एक सिरे पर सफ़ेद रंग में या मोहम्मद और दूसरे सिरे पर या अली लिखा हुआ था। यही था? यही हो सकता है, असलम ने जवाब दिया। यही डंडा उनके हाथ में रहता है। आगे सुनाओ। मैंने असलम से कहा, मकान के दरवाजे पर तुम्हारा और मीर साहब का सामना हो गया तो तुम्हारे दरमियान कोई बात भी हुई थी? मीर साहब ने मुझे पहचान लिया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर न जाना। चूँकि इन्हें मेरी और लड़की की मोहब्बत का इल्म था, इसलिए मैंने इन्हें बता दिया कि उसे छत की तरफ से इस मकान में आना था। मीर साहब ने कहा, वो नहीं आई। मैं यहाँ जिन्नात के बुलावे पर आया था। वो अगर आई भी थी तो जिन्नात ने उसे वापस भेज दिया होगा। उसकी फिक्र न करो, तुम जाओ, अंदर न जाना। मैं वापस चलने लगा तो मीर साहब ने कहा, किसी को ये न बताना कि तुमने मुझे यहाँ देखा था। ये मेरा और जिन्नात का राज है। फाश करोगे तो बने हुए काम बिगड़ जाएंगे। मुझे अब भी डर लगता है कि मैंने ये राज आपको बता दिया है। मालूम नहीं मेरा क्या बनेगा। वो बुरी तरह डरा हुआ था। मीर साहब का असल राज थोड़ी देर बाद तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने कहा, न इस मकान में कोई जिन है, न तुम्हारे मीर साहब का किसी जिन के साथ कोई ताल्लुक है। इसका पेशा वही है जो मोटे की बीवी का है। क्या तुम मानते हो कि लड़की पर जिन का कब्जा है? मीर साहब ने मुझे बता रखा है कि उन्होंने लड़की में जिन दाखिल कर दिया है और ये जिन हमारी मुराद पूरी कर देगा। उसने जवाब दिया। तुम आगे सुनाओ, क्या हुआ? मैं घर चला गया। उसने सुनाया। मैं मोटे की बीवी से पूछना चाहता था कि लड़की मकान में गई थी या नहीं और वो खैरियत से तो है, लेकिन इससे पहले ये खबर फैल गई कि हमीद की लाश उजड़े हुए मकान में पड़ी है। फिर पता चला कि वो जिंदा है। लोग उधर को दौड़े जा रहे थे और मैं मोटे की बीवी के घर चला गया। उससे पूछा तो उसने बता दिया कि लड़की गई थी और जल्दी वापस आ गई थी। उसने ये नहीं पूछा कि तुम उसे मिले हो या नहीं। उसने ये भी बताया कि लड़की खैरियत से है। उसने ये भी कहा कि इस मकान में कोई वारदात हो गई है, इसलिए किसी से जिक्र न कर बैठना कि तुम वहाँ गए थे। मैंने उसे बता दिया कि मैं वहाँ गया था और अंदर से मीर साहब निकल रहे थे। उन्होंने मुझे अंदर जाने से रोक दिया था। ये सुनकर मोटे की बीवी ने कुछ कहा था। उसके मुंह से निकला, मीर साहब अंदर से निकले थे। वो कुछ हैरान हो गई थी। इसके अलावा उसने और कुछ नहीं कहा। मैंने इससे भी चंद और बातें पूछीं और इसे कांस्टेबलों के कमरे में बिठा दिया। मोटे की बीवी को बुलाया। क्या तुमने मीर साहब को पहले बता दिया था कि असलम और लड़की की मुलाकात फलां वक्त इस मकान में हो रही है? मैंने इससे पूछा। एक रोज़ पहले वो मेरे घर आए थे, उसने जवाब दिया। लड़की और असलम का जिक्र चल निकला। मैंने इन्हें बताया कि इन दोनों की ज़िद पर मैंने इन दोनों की मुलाकात का इंतज़ाम कर दिया है। मीर साहब के पूछने पर मैंने इन्हें मुलाकात का वक्त भी बता दिया था। जब सबको पता चल गया कि हमीद मकान में बेहोश पड़ा है तो मीर साहब तुमसे मिला था, कुछ कहता था? मिला था, उसने जवाब दिया। घबराया हुआ था, बार बार कहता था कि कुछ ही क्यों ना हो जाए, किसी को ये न बताना कि असलम और लड़की इस मकान में गए थे। इसे बाहर भेजकर मैंने मीर साहब को बुलाया और अपने साथ बिठा लिया। उसका डंडा मेरे हाथ में था। मीर साहब, मैंने उससे पूछा, आपने हमीद के सर पर यह डंडा या मोहम्मद की तरफ से मारा था या अली की तरफ से? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अदाकारी का तो वो माहिर था। बोला, आपकी बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं। डंडे का हमीद के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है? और वो हंस पड़ा। तुम उस मकान में उस वक्त क्या कर रहे थे? किस वक्त जनाब? जब असलम तुम्हें इस मकान के दरवाजे पर मिला था, मैंने रौब से कहा और डंडे का सिरा उसकी ठोड़ी के नीचे शहरक पर रखकर जोर से दबाया। उसके खर्राटे निकलने लगे। सच बोलते हो या नहीं? वो इतना पीछे हटा कि कुर्सी समेत पीछे को गिरा। उसकी पोजीशन ये थी कि उसकी टांगें उसके सर के साथ जा लगी थीं। मैं उसकी टांगों पर बैठ गया। वो कुर्सी में फंसा हुआ था। मेरे वजन से उसकी कमर टूटने लगी थी। वो दर्द से मुंह खोलकर चिल्लाने लगा तो मैंने डंडे का सिरा उसके मुंह में डाल दिया। वो अगर मुश्तबा होता तो मैं उसके साथ ये सलूक ना करता। मुझे यकीन हो गया था कि ये मुल्जिम नहीं बल्कि मुजरिम है और मुझे चक्कर दे रहा है। जब सच बोलने का इरादा हो तो हाथ से इशारा कर देना,
फिर मैं तुम्हें इज्जत से बिठाकर सुनूंगा, मैंने कहा। वो बड़ी सख्त अजियत में था। उसने दोनों हाथ उठा दिए। मैं उठा और उसे भी उठने को कहा। वो बड़ी मुश्किल से उठा। तुमने 3 झूठ बोले थे, मैंने कहा। अब सच बोलो। मैं इस मुकदमे में उलझा हुआ था कि हमीद इन लोगों के जाल में किस तरह आ गया था। ये सब कह रहे थे कि हमीद के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं था। क्या ये कोई अलग वारदात थी? अगर मीर साहब और इस औरत ने मुझे 100% सच बता दिया था कि वो लड़की की मंगनी तुड़वाने और उसकी शादी असलम के साथ कराने के लिए मुआवजे पर ड्रामा खेल रहे थे, तो पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मुझको इस ड्रामे के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे पास रिपोर्ट हमीद के जख्मी होकर बेहोश होने की आई थी। लड़की के बाप ने मीर साहब और मोटे की बीवी के खिलाफ धोखाधड़ी और नौसरबाजी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। मैंने महज शक की बिना पर इस आमिल और दीगर अफराद को घेर रखा था। मेरे पास शक की वजूहात मौजूद थीं। खुरों ने बताया था कि लड़की मकान में गई थी। फिर ये साबित हो रहा था कि मीर साहब भी वहाँ गया था और इस शख्स का इतना मजबूत और वजनी डंडा भी मेरे शकूक को पुख्ता कर रहा था। मेरे लिए असल मुश्किल तो ये पैदा हो गई थी कि हमीद ज़िले के अस्पताल में जाकर भी बेहोश था। मैं जब मीर साहब को दोबारा अपने दफ्तर में बुला रहा था, उस वक्त मैंने इस अस्पताल को फ़ोन किया था। वहाँ से जवाब मिला था कि हमीद होश में नहीं आया। उम्मीद अफजा रिपोर्ट ये मिली कि खोपड़ी नहीं टूटी और दिमाग भी महफूज है। चोट इतनी शदीद है कि होश वापस आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, मगर सिविल सर्जन ने यह कहकर मेरे होश गुम कर दिए कि यह खतरा मौजूद है कि मजरूह का हाफजा शायद ख़त्म हो जाए। ऐसे होता है कि सर पर शदीद चोट से पिछली बातें और वाक़यात भूल जाते हैं और मजरूह अपनों को भी नहीं पहचानता। मीर साहब, मैंने कहा, अब मेरे सामने जिन्नात का नाम न लेना। तुम्हारी असलियत और तुम्हारे झूठ बेनकाब हो चुके हैं। मुझे शैतान ने बहका दिया था, उसने कहा और उसके आंसू निकल आए। मैं उसकी हौसला अफजाई करने लगा और उसे तसल्ली भी देने लगा। मैंने उसे ये न कहा कि सबसे बड़े शैतान तो तुम खुद हो। उसने कहा, लड़की मेरे कब्जे में थी, फिर भी मैं इसके पीछे इस मकान में चला गया। मुझे इस औरत ने बातों बातों में बताया कि असलम और लड़की इस मकान में जा रहे हैं, तो मेरे दिल में आई कि मैं असलम से पहले वहाँ पहुँच जाऊँ और वहाँ लड़की की मजबूरी से फ़ायदा उठाऊँ। ये मैं आपको सच बता दूं कि लड़की मुझे पैसे देती थी और उसने अपनी पसंद की शादी हो जाने की सूरत में जेवर भी देने का वादा किया था, लेकिन उसने मेरे साथ अपनी असमत का सौदा नहीं किया था। तुमने उससे इस ख्वाहिश का इजहार किया था? 2-3 बार, उसने जवाब दिया। अपने ऊपर खुद ही तारी किए हुए दौरे के दौरान जब मैं कमरे से सबको निकाल दिया करता था तो मेरा मकसद यही होता था, मगर लड़की हर बार मुझे कहती थी कि मीर साहब, मेरे जिस्म और मेरी रूह का मालिक सिर्फ असलम है। एक बार ये लड़की मुझसे नाराज़ हो गई थी। मैंने इसे डराया कि मैं सबको बताऊंगा कि लड़की को कुछ भी नहीं और ये मंगनी तुड़वाने के लिए बहाने बना रही है। लड़की ने भड़ककर जवाब दिया कि मैं तुम्हें सारे शहर के सामने नंगा कर दूंगी और बताऊंगी कि ये शख्स नौसरबाज और बदकिरदार है। मोटे की बीवी को भी अपने साथ मिला लूंगी। हकीकत यह है कि मैं डर गया। मैं कुछ मुआवजा नकद उससे लेता था, कुछ असलम से। जब पता चला कि लड़की सुबह की अजान के वक्त उजड़े हुए मकान में जा रही है तो मैंने सोचा कि ये सुनहरी मौका है। मैं अजान से ज़रा पहले वारदात वाले मकान में चला गया और बरामदे में ऐसी जगह जाके खड़ा हो गया जहाँ चांदनी नहीं पड़ती थी। मेरी नज़रें उस मंडेर पर लगी हुई थीं जहाँ नीम के दरख्त का टहन छत पर गया हुआ है। चांदनी में मुझे लड़की नजर आई। वो टहन पर आई और दरख्त से नीचे उतर आई। वो दबे पाँव बरामदे में चली गई। अभी असलम नहीं आया था। मैं लड़की की तरफ चलने लगा तो मैं रुक गया क्योंकि मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने अंधेरे में छुपकर देखा। आने वाला चांदनी में आया तो मैंने पहचान लिया, वो असलम नहीं, हमीद था। मैं हैरान हुआ कि हमीद यहाँ क्यों आया है। क्या लड़की ने इसके साथ भी दोस्ताना गांठ रखा है? मुझे गुस्सा आ गया था। उधर लड़की आहिस्ता आहिस्ता इधर ही आ रही थी, उधर हमीद उसकी तरफ जा रहा था। हमीद कटे हुए जिस्म का जवान है। मैं हैवानी बल्कि शैतानी जज्बात के जोश और गुलबे में आ गया। हमीद ज़रा और आगे गया तो मैंने दबे पाँव पीछे जाकर उसके सर पर बड़े जोर से डंडा मारा। मुझे उम्मीद थी कि वो भाग जाएगा, मगर वो गिर पड़ा। मेरा इरादा ये था कि लड़की को पकड़ लूँगा, मगर लड़की ने देख लिया था कि मैंने क्या किया है। उसने मुझे पहचाना नहीं था। मैं हमीद को देखने लगा कि वो उठेगा और भागेगा। इतने में लड़की दौड़ पड़ी। पेशतर इसके कि मैं उस तक पहुंचता, वो दरख्त पर चढ़ गई थी। हमीद बेहोश हो गया था। अजानें हो रही थीं।
میرا شیطانی جوش سر پڑ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ لوگ جاگنے لگے ہیں۔ دوڑ کر مکان سے نکلا تو دروازے میں اسلم کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جنات نے بلایا تھا۔ اس نے لڑکی کے متعلق پوچھا کہ آئی تھی؟ میں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، وہ نہیں آئی، وہ چلا گیا۔ ذرا غور کریں کہ کھوجی نے کتنا صحیح بتایا تھا کہ درخت سے اتر کر لڑکی آہستہ آہستہ برآمدے تک گئی اور واپس دوڑتی گئی۔ میر صاحب کا بیان طویل تھا۔ میری جرح اور مزید پوچھ گچھ نے اسے زیادہ طویل کر دیا تھا۔ آپ کو اہم اور موٹی موٹی باتیں سناتی ہیں۔ اب اس ڈرامے کا اہم کردار رہ گیا تھا اور یہ تھی لڑکی، جسے میں نے تھانے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ رات کو اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ میں نے اس لیے سوچا تھا کہ مسلمان لڑکی کی عزت محفوظ رہے، لیکن میری سوچ بیکار تھی۔ لڑکی کو گواہی دینے کے لیے کئی بار عدالت میں جانا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے معاشرے کی بے معنی پابندیاں کہ اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کی جا سکتی اور توہم پرستی اور عاملوں اور ٹونے ٹوٹکوں کی موجودگی آئے دن بھیانک اور شرمناک ڈراموں کو جنم دیتی رہتی ہے، مگر ہم ان غیر اسلامی رسم و رواج سے آزاد ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ رات کو میں پرائیویٹ کپڑوں میں لڑکی کے گھر چلا گیا۔ اس کے باپ کو تسلی دلاسا دے کر بتایا کہ تفتیش کے سلسلے میں اس کی بیٹی سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس باپ کی کیا حالت ہوئی جس کی جوان اور پردہ نشین بیٹی ایک واردات میں ملوث تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس واردات کے ساتھ اس کی بیٹی کا کیا تعلق ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے بتا دیا کہ اس کے گھر میں کیا ناٹک کھیلا جا رہا تھا۔ اسے تسلی دی کہ اب اس کی بیٹی کو دورہ نہیں پڑے گا اور اس کی بیٹی ملزم بھی نہیں۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگا کہ میں اس کی بیٹی کو گواہ بھی نہ بناؤں۔ میں نے اس لیے وعدہ کر دیا کہ لڑکی سے بیان لینا تھا، لیکن میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ لڑکی اہم گواہ تھی۔ لڑکی کو میرے پاس کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں نے اس کے باپ کو وہاں نہ بیٹھنے دیا، لیکن اسے یہ کہا کہ کمرے کے دونوں دروازے کھلے رہنے دے۔ میں نے لڑکی سے بڑی مشکل سے بیان لیا۔ وہ پولیس سے ڈرتی تھی، اپنے ماں باپ سے ڈرتی تھی، اپنی بے عزتی سے ڈرتی تھی، اور اس ڈر کے علاوہ شرم و حجاب بھی تھا جو اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ تھانے دار تو پتھروں سے بھی باتیں کرا لیا کرتے ہیں۔ اس لڑکی کو میں تھانے بلا لیتا تو وہ 5 منٹ بعد پوری بات سنا دیتی، لیکن جہاں تک ممکن تھا میں ایک مسلمان لڑکی کی عزت کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی نے جو بیان دیا وہ میر صاحب کے بیان کی اور موٹے کے بیوی کے بیان کی اور اسلم کے بیانات کی تصدیق کرتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کچھ اختلافات تھا جو میری جرح سے دور ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میر صاحب اس سے بہت زیادہ معاوضہ مانگتا تھا جو لڑکی نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی شادی اسلم کے ساتھ نہ ہو سکی تو وہ اسلم کے ساتھ گھر سے نکل جائے گی، اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو خودکشی کر لے گی۔ واردات کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ موٹے کی بیوی کے گھر صبح کی اذان سے ذرا پہلے گئی، دروازے کو ہاتھ لگایا تو کواڑ کھل گیا۔ وہ عورت صحن میں انتظار کر رہی تھی۔ کمرے سے اس کے خاوند کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ لڑکی سیڑھیاں چڑھ گئی اور دبے پاؤں اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر گئی۔ مکان کی ہیبت نے اسے بہت ڈرایا، لیکن محبت کا جذبہ غالب آ گیا۔ اس نے ڈر پر اس وجہ سے بھی قابو پا لیا کہ میر صاحب کی اصلیت کو وہ جان گئی تھی۔ میر صاحب کی نوسر بازی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس مکان میں کوئی جن نہیں۔ وہ سلیپر چھت پر اتار کر نیم کے ٹہن پر اوپر کا ٹہن پکڑ کر چلنے لگی۔ اس کا بایاں پاؤں اس نوکیلے ٹکڑے پر پڑا جس سے شاخ کبھی ٹوٹی تھی۔ اوپر جسم کا وزن پڑا تو یہ ٹکڑا اس کے پاؤں میں چلا گیا۔ اس نے پاؤں اوپر کو کھینچا تو ٹکڑا پاؤں سے نکلا۔ درد نے اسے بے حال کر دیا۔ وہ ٹہن پر چلتی گئی۔ موٹے کی بیوی نے اسے بتا دیا تھا کہ تنے سے کس طرح اترنا ہے۔ اترنا مشکل نہیں تھا۔ وہ اتر کر آہستہ آہستہ برآمدے میں گئی۔ صحن میں کوئی آدمی آیا، وہ پہچان نہ سکی۔ یہ جان گئی کہ وہ اسلم نہیں۔ یہ آدمی برآمدے میں آیا۔ اندھیرے سے جانے کون نکلا۔ اس نے پیچھے سے اس آدمی کے سر پر ڈنڈا مارا۔ آدمی گر پڑا۔ میں ڈر کر درخت کی طرف دوڑی اور بہت تیزی سے درخت پر چڑھ کر چھت پر پہنچی۔ سلیپر پہنے اور دبے پاؤں موٹے کے مکان کی سیڑھیاں اتر گئی۔ موٹے کی بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ میرا پاؤں زخمی تھا۔ واپس اپنے گھر گئی تو سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ماں کو جگا کر کہا کہ میں ننگے پاؤں صحن میں چلی گئی تھی، یہ کیل پاؤں میں اتر گئی ہے۔ میں نے ثبوت کے طور پر ایک کیل ہاتھ میں لے لی تھی جو مجھے معلوم تھا کہ کہاں رکھی ہے۔ ماں نے ہلدی گھی میں کاڑ دی جو میں نے پاؤں پر باندھ دی۔ ماں کو زخم نہ دکھایا،
کیونکہ یہ زخم کیل کا نہیں تھا۔ یہ اس کے بیان کے اہم حصے ہیں جو میں نے آپ کو سنا دیے ہیں۔ میں نے اس کے بائیں پاؤں کا سلیپر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے یہ سلیپر دھویا نہیں تھا، اس میں جمے ہوئے خون کی موجودگی ضروری تھی۔ یہ بھی سیریالوجسٹ کے پاس بھیجنا اور ایگزامینیشن کے طور پر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ لڑکی نے جرم کی داستان سنا دی، لیکن یہ ابھی مکمل نہیں تھی۔ اسے صرف حمید مکمل کر سکتا تھا، جو 25 میل دور بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے یہ فرض کر کے کہ حمید کبھی ہوش میں نہیں آئے گا، مقدمہ تیار کرنے کے لیے شہادتیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ میر صاحب کو میں نے گرفتار کر لیا اور اگلے روز اسے مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان ریکارڈ کرنے کے لیے وہیں لے گیا جہاں ضلع کا ہسپتال تھا۔ اسے مجسٹریٹ کے پاس چھوڑ کر میں ہسپتال چلا گیا۔ حمید کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ کسی وقت حمید ذرا سی آنکھ کھولتا ہے اور فوراً بند کر لیتا ہے۔ میں نے اسے آہستہ سے بلایا، حمید۔ اس نے منہ میری طرف کیا مگر آنکھیں نہ کھول سکا۔ میں نے پوچھا، کچھ افاقہ محسوس کر رہے ہو؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ وہ افاقہ محسوس کر رہا تھا۔ باہر آ کر ڈاکٹر نے مجھے کہا، دماغ محفوظ ہے، بات سمجھتا ہے۔ اگر وہ ہوش میں آ گیا تو 2 روز بعد بیان دینے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کا باپ اور چھوٹا بھائی باہر اداس اور پریشان بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں حمید کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہر روز اتنی دور سے اسے دیکھنے آتے تھے۔ میں نے اس کے باپ کو تسلی دی کہ حمید بچ گیا ہے اور تیزی سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا کہ مجرم پکڑا گیا ہے۔ اسے جب مجرم کا نام بتایا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، جیسے سن ہو گیا ہو۔ میر صاحب کا اقبالی بیان قلم بند ہو چکا تھا۔ اسے جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا گیا تھا۔ میں اپنے تھانے میں آ گیا۔ دوسرے دن سورج غروب ہو رہا تھا جب مجھے فون پر اطلاع ملی کہ میں اگلے روز بیان لینے کے لیے آ جاؤں۔ میں دوسرے دن پہلی گاڑی سے چلا گیا۔ حمید کو دیکھا، ہوش میں آ چکا تھا لیکن بولنے میں دقت محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر ساتھ رہا۔ اس کا بیان مختصر تھا جو نصف گھنٹے میں ریکارڈ ہو سکتا تھا، لیکن میں نے یہ بیان 6 گھنٹوں میں ریکارڈ کیا۔ حمید 2 منٹ سے زیادہ بولتا تھا تو اس کا سر دکھنے لگتا تھا۔ آدھے پونے گھنٹے تک وہ خاموش پڑا رہتا اور پھر بولنے لگتا تھا۔ اس کا بیان اتنا صحیح تھا کہ وہ واردات کی رات حسب معمول صبح کی اذان سے پہلے جاگ اٹھا اور ورزش کے لیے اوپر چلا گیا۔ اس کے مکان کی چھت عام مکانوں سے زیادہ اونچی تھی اور یہ مکان اجڑے ہوئے مکان کے تقریباً 7 تھا۔ درمیان میں گلی تھی۔ یہ حمید کے مکان کا پہلو تھا۔ اس نے مالش کے لیے ابھی کپڑے نہیں اتارے تھے کہ اس کی نظر واردات والے مکان پر گئی۔ اس کے ساتھ والے مکان پر اسے ایک عورت جاتی نظر آئی۔ حمید اسے دیکھتا رہا۔ شفاف چاندنی میں اسے عورت اچھی طرح نظر آ رہی تھی لیکن چہرہ نہیں پہچانا چاہتا تھا۔ عورت نیم کے ٹہن پر چڑھی اور غائب ہو گئی۔ حمید کو معلوم تھا کہ اجڑا ہوا یہ مکان بدمعاشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ خود چال چلن کا صاف تھا۔ اسے یہ شک تھا کہ یہ موٹے کی بیوی ہے اور اس کا دوست نیچے مکان میں ہوگا۔ یہ شک اسے اس لیے ہوا کہ عورت موٹے کے مکان کی چھت سے آئی تھی۔ یہ عورت نیک نام نہیں تھی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ اس کے قابل اعتراض مراسم ہیں۔ حمید اس خیال سے اپنی چھت سے اتر کر واردات والے مکان کی طرف چل پڑا کہ اس عورت کو موقع پر پکڑے گا۔ وہ مکان کے اندر چلا گیا۔ اسے عورت نظر آ گئی اور حمید کو دیکھ کر وہ برآمدے میں چلی گئی جہاں تک چاندنی نہیں پہنچتی تھی۔ وہ اس کی طرف گیا۔ برآمدے میں داخل ہوا تو پیچھے سے اس کے سر پر کوئی چیز اتنی زور سے لگی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے سر پر ضرب لگانے والا کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے گزشتہ رات کچھ ہوش آئی ہے، اس نے کہا۔ ہوش آتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں اجڑے ہوئے مکان میں گیا تھا۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ اس مکان میں جن اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے مارا ہوگا اور وہ عورت انسان نہیں ہوگی جسے میں نے دیکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کون تھی اور یہ بھی بتایا کہ اس کے سر پر ڈنڈا مارنے والے میر صاحب تھے، تو اسے یقین نہ آیا۔ عدالت میں جب اس نے میر صاحب کو ہتھکڑی میں دیکھا تو اسے یقین آنے لگا اور جب میر صاحب کو 4 سال سزائے قید بامشقت سنائی گئی تو اسے پورا یقین ہو گیا۔